हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम कर रहे थे और इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहले फर्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो सेकंड क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जिस किसी बच्चे ने ये वीडियोस नहीं देखी होगी तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद सारे जो टॉपिक है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं आपस में। ठीक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ के भी पता चला होगा कि इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से यहाँ पर एक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक तरह का हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इसेंशियल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं इसको ध्यान से। ठीक, एक्चुअली में रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। हम जनरली क्या करते हैं, जब तक हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, है ना। हम कह देते हैं भाई हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम देखें या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो दोनों में फर्क होता है। क्या समझेंगे ध्यान से, देखो भाई। ब्रीदिंग का मतलब होता है जस्ट सांस लेना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? जस्ट सांस लेना, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इनहेलेशन, अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी एक्सहेलेशन करते हैं। ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रीदिंग कह देंगे। ठीक है, जबकि जो ये एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है ना वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स? अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। होता क्या है रेस्पिरेशन में, पहले मोटा मोटा आप एक समझ लें इसको। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन गैस हमारे कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है। कैसे, अभी बताऊंगा मैं। अब जो ये ब्लड होता है हमारा, इसको हम बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल देंगे इसको स्टूडेंट्स? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये जाता है हमारे हार्ट में। किस में जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का। फिर वो ब्लड को पंप करेगा। पंप किया हुआ ब्लड हमारे जाएगा कहां पर? बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सेल्स में। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर हमने पहले से जब डाइजेशन वाला प्रोसेस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, हम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। होता था ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन पहले से हो रखा है। तो ब्लड में पहले से ग्लूकोज है, टिश्यूज में पहले से ग्लूकोज है, अब ऑक्सीजन भी आ रही है। तो ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। ये जो हमारी ऑक्सीजन है ना, ये क्या करेगी, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी। ये रहा ग्लूकोज, ये रही ऑक्सीजन, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं ये, CO2, वाटर और एनर्जी। क्या बनाएंगे ये, CO2, वाटर और एनर्जी। ये वही CO2 होती है जो हम रिलीज करते हैं। वाटर बॉडी में मिल जाता है और एनर्जी, ये वही एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम सारे काम कर पाते हैं। यानी कि हमारा जो एनर्जी जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? रेस्पिरेशन के थ्रू। और जो यानी कि जो डाइजेशन वाला हमने पार्ट पढ़ा था, अगर सोच कर रखो फूड नहीं खाएंगे, फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करेगा। ग्लूकोज मीन्स एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, पता है एक्चुअली में यहाँ पर ग्लूकोज का कंबशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का कंबशन, मतलब ग्लूकोज जलता है यहाँ पर, और जलने से क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। अच्छा, जलने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि इसमें आग लग गई। ठीक है, कई बच्चे ऐसा समझ जाता है कि ग्लूकोज में आग लग गई, नहीं। केमिकली हम इसको यही बोलेंगे कि इसका कंबशन हो रहा है। कंबशन से CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन हमारा ये है। एग्जैक्टली कैसे होता है, कितने टाइप होते हैं इसके, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है, अलग अलग एनिमल्स में कैसा होता है, ह्यूमंस में कैसा होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, वो सारा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं अभी बोर्ड पर थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूं। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको एक साथ समझाता हूं।
तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ग्लूकोज का, देखो रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि मेनली क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में, या यहाँ पर हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं अभी जस्ट, ठीक है ना। ह्यूमंस में देखो ग्लूकोज जो है, आप ध्यान रखेंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्लूकोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पाइरूवेट में। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट में, ठीक है। अच्छा, जो ग्लूकोज है ना वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज कैसा है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। और पाइरूवेट कैसा होता है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जब एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में डिवाइड होगा तो पाइरूवेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। दोबारा सुनेंगे इसको। देखो ग्लूकोज जो है हमारा कैसा है, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज कैसा हमारा, एक 6 कार्बन का। तो ये एक मॉलिक्यूल होता है, और जब ये पाइरूवेट में टूटेगा 3 कार्बन वाले में तो कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये जो पाइरूवेट है ना, इसी हम कहते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का। लेकिन एक्चुअली में वो किसका ब्रेकडाउन होता है, पाइरूवेट का, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में जाकर ग्लूकोज की और एक सिंपल फॉर्म बन जाते हैं जिसको हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, पाइरूवेट, ठीक है। अब पाइरूवेट जो है ये अलग अलग तरीकों से टूटता है। ये कैसे, पहले हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस में हमें पता है सेल के अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ह्यूमंस में माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ऑक्सीजन हम ले ही रहे हैं, सांस जब हम लेते हैं, पाइरूवेट है ही पहले से हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन इस पाइरूवेट से रिएक्ट करती है, कंबशन होता है इसका, और कंबशन होने पर क्या बनेगा, CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो प्रोसेस है हमारा किसमें होता है, हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए इसको हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है 36 ATP। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, 36 ATP। ध्यान रखेंगे कुछ बुक्स में 38 ATP भी लिखा रहता है, कुछ में 36 ATP लिखा रहता है, ठीक है। आप वैसा तो 36 ATP लिखोगे तो ज्यादा सही है, 38 ATP लिखोगे तो गलत भी हो सकता है। रीजन इसका क्या है, एक्चुअली में 38 ATP भी सही है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में इसके बाद जब ये हो जाता है ना, एक प्रोसेस और होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और उसमें 2 ATP उस दौरान भी एनर्जी रिलीज होते हैं, इसलिए 36 और 2 कितने हो जाते हैं, 38, ठीक है ना। कुछ में हम स्टेप यहां तक कंसिडर करते हैं, कुछ में एक इसके आगे वाला। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा इसका ये जो हमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन कर रहे हैं इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या बोल देंगे इसको, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपने बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक। ATP क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। अब यीस्ट में क्या होता है, देखो यीस्ट आप जानते हैं एक तरह का क्या होता है, फंगी। ह्यूमंस में आपको समझ में आ गया, ठीक है। यीस्ट में क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है। अच्छा देखो मैं एब्सेंस कह रहा हूं, एब्सेंस का मतलब यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ये मतलब नहीं है इसका। यहां पर इसका मतलब यह है लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है इसका, लैक ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन की क्या हो रही है यहां पर, कमी। तो कम ऑक्सीजन में जो ये यीस्ट है ये क्या करता है, इथेनॉल बनाता है, CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये ऑक्सीजन की लैक में हो रहा है, कमी में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोल देंगे इसको हम, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और याद रखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है। कितनी, 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कितनी ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 ATP, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता और एनर्जी भी इसमें क्या होती है, कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो 2 हमने पढ़ लिया, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। मैंने बताया ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ह्यूमंस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ह्यूमंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। देखो भाई
जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत ज्यादा हम रनिंग कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा हम, अब ये समझ लो फिजिकल वर्क अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, रनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या हो, लगातार बहुत तेज भाग रहे हो, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग से आप इसको क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। देखो आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आप रनिंग कर रहे हो बहुत देर तक। अब भागने के लिए, रनिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपने भागते रहे बहुत सारी एनर्जी आपने क्या कर ली, खर्च कर ली, है ना। लेकिन अब आप और ज्यादा रनिंग कर रहे हो, और ज्यादा भाग रहे हो, तो मीन्स आपको एनर्जी क्या चाहिए, और ज्यादा चाहिए। और ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज का कंबशन और ज्यादा होना चाहिए। ग्लूकोज का कंबशन और ज्यादा कब हो पाएगा, जब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल पाएगी, ऑक्सीजन मिल पाएगी। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपको कब मिल पाएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको सांस लेने की कोशिश करोगे। तो आप यही करते हो, आप जल्दी जल्दी क्या करते हो, ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हो, है ना। उस दौरान मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे जो लंग्स हैं वो पूरी ऑक्सीजन ले पाते हैं, नहीं। हम बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन लेते हैं, फिर CO2 रिलीज कर देते हैं, बहुत थोड़ी सी लेते हैं। यानी ऑक्सीजन तो जा रही है, ग्लूकोज पहले से है, मतलब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो रहा। जो ऑक्सीजन हमें नॉर्मल केस में हम जितनी ले पा रहे थे, क्या हम उतनी ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, नहीं। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पर, और उस कमी में क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। उस समय जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो होता है कौन सा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की लैक में, कमी में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी तो वही है। अनएरोबिक जहां कहीं भी आ जाए, आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि 280 में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये हमारी मसल्स में जमा हो जाता है। किसमें इकट्ठा हो जाता है, हमारी मसल्स में, ठीक है। और मसल्स में जमा होकर ये क्या करता है, वहां पर वो अकड़न आ जाती है, मसल्स अकड़ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा जो रनर्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स जो होते हैं, वो जब बहुत तेज भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो अचानक से उनके पैरों में क्या हो जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, नस पे नस चढ़ जाती है, अकड़न आ जाती है, मोच आ जाती है, ठीक है। तो ये उसका एक रीजन होता है, और भी कई सारे होते हैं, ये भी एक इसका रीजन हो सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारा ह्यूमंस में भी होता है, इन ह्यूमन मसल्स सेल्स, ठीक है। हाँ, अब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, एटीपी के बारे में। देखो ध्यान रखना, एटीपी जो होती है ना, एटीपी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको हम कहते क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या बोल देंगे इसको हम, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जितनी भी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बनती है, और दूसरी जगह पर जो भेजी जाती है, वो सारा काम किस में होता है, बताएं, गैस करें। सारी जितनी भी एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, वो कहां पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आंसर चलो मैं ही बता रहा, तो आंसर है इसका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिजली घर हिंदी में बोल देंगे इसको, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल देंगे भाई, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ये एटीपी को हम, मतलब ये एनर्जी जो स्टोर करता है ना, जो बनाता है, ये एटीपी की फॉर्म में बनाता है। एटीपी क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एक तरह से समझ लो कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, ठीक। जिस तरह से हमारे जो पैसे होते हैं, जैसे हम कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, हमें उस वक्त करेंसी देनी पड़ती है, नोट देने पड़ते हैं, या कॉइन्स हमको देने पड़ते हैं। इस तरह से जो एनर्जी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है हर जगह पे, या जो ट्रांसपोर्ट जो होती है, वो एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब पता है एक्चुअली में होता पहले एडीपी है, ध्यान से समझेंगे इसको। क्या होता है पहले, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है,
तो कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में, यानी एडेनोसिन ट्राई, भाई 2 फॉस्फेट में 1 फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन गया, 3 फॉस्फेट बन गए। अब यही जब अब इसका उल्टा भी होगा, देखो ना, इसके बनने में एनर्जी ये ले रहा है, मीन्स इसके पास क्या होगी, अब ज्यादा एनर्जी होगी। अब जब ये टूटेगा, मतलब जब एनर्जी क्या खर्च करनी होगी, जब इधर खर्च करना होगा, तो इसमें तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मींस इसका क्या हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। इससे जब ये बनेगा तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती रहती है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक। तो यहां पर रेस्पिरेशन मैंने बताया आपको 2 तरह का हो जाता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जल्दी से एक बार इसके डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, वैसे आपको पता ही चल गए होंगे ये। एरोबिक में क्या हो जाएगा, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट टेक प्लेस इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट प्रोड्यूसेस 36 एटीपी एनर्जी और इट प्रोड्यूसेस 2 एटीपी एनर्जी। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होते हैं किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और इसमें क्या होगा, इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होंगे किसमें, यीस्ट में। और जबकि लैक्टिक एसिड किसमें प्रोड्यूस होगा, हमारा ह्यूमन मसल सेल्स में, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ध्यान से समझेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे यूट्यूब के एक और चैनल है विमल एजुकेशन के नाम से ही, और उस पर भी मैं कुछ और दूसरी वीडियोस डालने वाला हूं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, इजीली ये मिल जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने बात करनी है। एक सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है, अभी आपके सामने एक इमेज भी आ जाएगी, प्रॉपर डायग्राम आप उसमें से देख लेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है इसको इजी वे में समझने के लिए। तो देखो क्या होता है, एक्चुअली में देखो मैंने बताया था कि यहां से हमारी आ रही है फूड पाइप, जो हमारे स्टमक में जा रही होगी। ये है हमारी कौन सी, विंड पाइप। उस वाले में हमने इसको एक्सप्लेन करा था जैसे, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर जैसे होती है हमारी क्या, नोज होती है, नोज के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वहां से ऑक्सीजन आती है अंदर, वो जाएगी नेसल कैविटी में। किसमें जाती है, नेसल कैविटी, अंदर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। नेसल कैविटी से होते हुए वो यहां पर आती है। ये हमारी एक पूरी ट्यूब होती है जिसको हम बोल देंगे ट्रैकिया। क्या बोल देंगे इसको, ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप। वहां क्या पढ़ी थी हमने, फूड पाइप, यहां पर क्या हो जाएगी, विंड पाइप, ठीक है। ये जो ट्रैकिया यानी कि जो विंड पाइप है ना, ये आगे जाकर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है। भाई हमारे 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट में क्या होता है और एक क्या होता है, राइट में होता है, ठीक है। तो इन 2 लंग्स में ये ट्यूब जारी होती है। इन ट्यूब्स को हम बोल देते हैं ब्रोंकाई। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, स्पेलिंग देख लेना यही होती है या नहीं, यही होती होगी। जो यहां पर है सेम यहीं पर ही है, मैं एक ही तरफ बनाऊंगा ये, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई जो है आगे जाकर और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, ये दिख रही होंगी। इन पतले पतले ट्यूब्स को हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोल देंगे इनको, ब्रोंकियोल्स कह देंगे, ठीक है भाई। अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, हर एक ब्रोंकियोल के एंड पर, टर्मिनल एंड पर, ये आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं बैलून लाइक या ग्रेप्स लाइक या बैग लाइक, ठीक है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनको हम बोल देते हैं एल्वियोली। क्या बोल देंगे इनको, एल्वियोली। यहां आपको कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा जैसा कि एक पेड़ हो, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कंपेयर करते हैं हमारे लंग्स को किससे कंपेयर कर देते हैं, ट्रीज से भी कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर है, ठीक। अब होता क्या है समझ लो ध्यान से, देखो भाई ये जो मैंने एल्वियोली जो बनाई है ना, ये बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक तरह से समझ लो फ्लेक्सिबल होती हैं। ये हमारे इतने से एरिया में ये बहुत जरा सी एल्वियोली है ना ये, ठीक है। जैसे ही हम पता है ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते ही एकदम से क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। फ्लेक्सिबल होते हैं, बार बार ऐसे ऐसे इसके अंदर होता रहता है। पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो एल्वियोली होती है ना, मैंने बताया बहुत हमारे छोटे से एरिया में रह रही होती है, मतलब बहुत छोटे से एरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, मुझे
एक बात बताओ, देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताएगा, ये कौन बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है और सबसे जल्दी कमेंट किस बच्चे का आता है, सबसे पहला कमेंट किसका आएगा। ठीक है, क्या कि ये जो, अगर हम क्या करते हैं अपने दोनों लंग्स की एल्वियोली को निकाल दें, निकाल कर अगर उसको हम खोल दें, फैला दें, तो मुझे बताओ कितना एरिया कवर हो पाएगा। भाई इतना जरा से हमारे इधर लंग्स वाला इतना सही तो यही वाला पार्ट तो होता है हमारा, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, एल्वियोली सारी हम निकाल दें और निकाल कर क्या कर दें, फैला दें, मुझे बताएं कितना एरिया कवर हो पाएगा। इतना, 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 या इससे भी ज्यादा, या बहुत थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आएगा। चलो अब बहुत थोड़े से एरिया में होते हैं, इसको आप ऐसा समझ लो कि आपने कोई पेपर लिया हुआ है, कोई कागज लिया हुआ है, कागज को आपने बिल्कुल क्रम्बल्ड कर दिया, मोड़ दिया बिल्कुल अच्छे से। अभी एल्वियोली इसी की तरीके की है, लेकिन जब उसे फैला देंगे आप तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा साइज ले लेगा। इस वे में मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो आप जवाब देंगे इसका। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का पाथवे आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप क्या बोल देंगे, ऑक्सीजन आती है हमारे नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स से आएगी कहां पर, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से ऑक्सीजन जाएगी कहां पर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये कहां आएगी हमारी, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कहां आएगी, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद कहां आ जाएगी, एल्वियोली में। ठीक है, यहां पर एक मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखी है, इसको हम बोल देंगे क्या, कार्टिलेज, या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको हम कहते हैं। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, ये इनका एक इंपॉर्टेंट काम होता है क्या, देखो इस हमारे ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इस समय हमेशा ऑक्सीजन नहीं रहती है ना, इसमें क्या है, ऑलवेज ऑक्सीजन इसके अंदर या कोई भी जो गैस है CO2 वगैरह इसके अंदर नहीं रहेगी। अब अगर नहीं रहेगी हमेशा तो क्या हो जाएगा भाई, बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता है इतना ज्यादा होता है कि वो जो एयर है हमारे, इसको भी पार करके बाहर निकल सकती है। तो वो ना हो इसलिए यहाँ पर क्या लगी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए, उसको झेलने के लिए यहाँ पर क्या लगी होती हैं, रिंग्स लगी होती है, जिनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की बनी हुई होती है ये, जो ऐसा असर इसके ऊपर नहीं होने देती। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं ये। मैंने बताया ऑक्सीजन जैसी इसके अंदर आती है। हाँ, अब आगे का थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो मैं सारे टॉपिक को इंटरलिंक्ड कर दूंगा। पहले हमने डाइजेशन पढ़ा था, अब रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, दोनों को थोड़ा हमने इंटरलिंक्ड कर दिया। अभी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, वो इन दोनों से इंटरलिंक्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड करके हमने पढ़ने हैं, इसको बहुत ध्यान से आप समझते रह जाएंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, ऑक्सीजन जैसे ही हमारे लंग्स में गई, लंग्स में जाके एल्वियोली में गई, मैंने बोला भाई एल्वियोली के अंदर जैसे ऑक्सीजन गई, वो एकदम से क्या हो गई, फूल गई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके अंदर ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा मात्रा में। पता है एल्वियोली की जो वॉल होती है ना, वो बहुत ज्यादा थिन होती है, पतली होती है। एल्वियोली की वॉल क्या होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, पतली होती है। उसमें बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है और उनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, या डायरेक्टली भी क्या होता है, इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है या हाई प्रेशर में है, और यहाँ पर कोई भी गैस नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, कौन सा, डिफ्यूजन। उस डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ से कहाँ चली जाएगी, इस ब्लड में मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में चली जाएगी। अब ये जो ब्लड हो गया हमारा, इसको हम बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल देंगे इसको हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, अब ये जाएगा हार्ट में, हमारे हृदय में जाएगा, दिल में जाएगा हमारे। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट में चला जाएगा। और हार्ट के बाद क्या काम होता है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। कैसे, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने बात बताई आपको कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेके हमारी जो एल्वियोली है क्या हो गई, वो फूल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं। CO2 क्या कर दी हमने, रिलीज कर दी। क्या CO2 जब हम रिलीज कर देते हैं तो एल्वियोली पूरी खाली हो जाती है क्या, नहीं।
हमेशा हमारी एल्वियोली में एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का और फिक्स अमाउंट ऑफ CO2 का रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। इवन अगर आप क्या कहते हैं, फोर्सफुली भी आप अगर सांस छोड़ते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर हमारा जो लंग्स है उनमें CO2 गैस रह जाती है। ठीक है, ये हम 11th में पढ़ेंगे। बहुत सारे होते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अभी इनके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना। खैर, तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि ये अब बड़ा एक आप ये समझ लो, बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछने वाला हूँ। पूछने का मैं बताने ही वाला हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे जरा। ठीक है, बड़ी एक गुण बात है, बड़े एक इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना, कई बच्चों के दिमाग में एक बार में नहीं घुस पाती। ठीक, आप लोगों को देखते हैं कि आपको समझ में आ पाई या नहीं आ पाई। बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। ठीक, मैंने आपको ये वाली बात बताई कि ऑक्सीजन यहां पर आई एल्वियोली में, यहां से आकर वो ब्लड में मिक्स हो गई। ठीक है, ब्लड में मिक्स हो गई। अब इस ब्लड को हम क्या बोल देते हैं भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। यही कहानी हमने पढ़ी थी। अब मुझे ये बात बताओ कि ऑक्सीजन तो क्या होती है? गैस होती है, और ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड होता है। तो ऑक्सीजन ब्लड में ईजिली कैसे मूव कर जाती है? एक गैस होकर लिक्विड में कैसे इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाती है वो ऑक्सीजन? भाई उस ऑक्सीजन को नीचे भी जाना है पैरों तक, फिर वहां से ऊपर भी आना है, कैसे? आप इसका मुझे जवाब वीडियो को पॉज करके अभी सोचें, क्योंकि मैं भी बताने वाला हूं आपको। तो कुछ बच्चों ने हो सकता है शायद सोचा हो इसका जवाब। अब देखते हैं उनका जवाब सही है या नहीं, या चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके जवाब इसका कमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, और आपका सही है या नहीं आपको अभी के भी पता चल भी जाएगा, क्योंकि मैं बता दूंगा। ठीक, अब देखो सुनो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक हथियार है, हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोल देते हैं क्या? ये हीमोग्लोबिन। हमारे पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है? एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, आरबीसी को यानी रेड ब्लड सेल्स को हम रेड ब्लड सेल्स ही क्यों कहते हैं? इसकी वजह से, इसी की वजह से इसको हम रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन निकाल देंगे तो इनका रेड कलर नहीं रहेगा। सीधे सीधे शब्दों में आप ऐसी यही बात ध्यान रख लेंगे। ठीक है, यानी कि हमें समझ में आए कि भाई जो आरबीसी जो होती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल जो होती हैं, ठीक, उनमें हीमोग्लोबिन होता है। चलो समझ में आ गई। अब एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है, कंबाइन कर सकता है। मान लो ये एक हीमोग्लोबिन है तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके अंदर बंध के रह सकते हैं। इट हैज हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसकी क्या होती है? हाई एफिनिटी, मतलब जुड़ने की क्षमता होती है इसकी। ठीक है ना, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। क्यों? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। अब वो एक Fe का जो मॉलिक्यूल है 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। या हम ये कहते हैं कि एक जो आरबीसी की जो सेल है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है, जुड़ सकती है उसके साथ। अब करोड़ों सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में, और कितनी सारी क्या होंगी? आरबीसी होंगी। ठीक है, अब वो सारी आरबीसी क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, कंबाइन हो जाते हैं। आरबीसी तो ब्लड में फ्लो कर ही रही है, ऑक्सीजन क्या होती है? एक तरह से समझ लो आपकी आरबीसी के ऊपर बैठ जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है? आरबीसी के ऊपर बैठ जाती है। और भाई आरबीसी तो चल ही रही है आराम से, ऑक्सीजन को क्या मिल गई? उससे लिफ्ट मिल गई, और जहां जहां ऑक्सीजन जाती रहती है वहां वो अपना काम करती रहेगी। समझ में आ गई बात है पहले? ठीक है, अब अगर यह हीमोग्लोबिन नहीं होता तो पता बड़ी समस्या आ जाती, बहुत ज़्यादा समस्या, हमारा सर्वाइवल ही नहीं रह पाता। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमारे सर से या हार्ट से ही मान लो पैर के एक अंगूठे तक पहुंचने में 1 साल का समय लग जाता है। अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता
तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमारे पैर तक पहुंचने में कितना समय लग जाता, 1 साल का समय लग जाता है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है ये कि हमारे पास क्या है, एक रेड कलर पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो देख रहे हो हीमोग्लोबिन क्या है, बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, हमारे ब्लड का। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने अभी आपको समझा दिया है, बता दिया है। आगे जब हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे ना, आपको कुछ और भी बातें मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड और पूछूंगा भी मैं आपसे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी हमने ह्यूमंस के बारे में बात करी। ठीक है, ह्यूमंस में देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है हमारा, लंग्स हैं। ठीक है, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स हैं। ठीक, ये मिटो देता हूँ चलो मैं। अब हम और देखेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है। ठीक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसके अंदर कौन से है, जस्ट इनके नाम देखने हैं, हमें और कुछ नहीं देखना। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे क्या, ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। ठीक है, सब आ गए इसके अंदर। और यहां पर क्या होगा हमारा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो देखो एक एक करके आप सोचते जाएंगे और बताते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है ह्यूमन, या और भी कई सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता है क्या, लंग्स। या एनिमल्स रहने दो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी हम यहाँ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं फिश। फिश में बताओ क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है फिश में, गिल्स। ठीक, तीसरा आएगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है बताओ, स्किन होती है। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन किससे करता है, वो स्किन से करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा एक कॉकरोच। कॉकरोच हो गया या इंसेक्ट्स हो गए। इनमें पता है ये होता है स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, एक तरह से समझ लो ट्यूब, पतली पतली क्या होती हैं, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं। इसके अलावा एक हो जाएगा अमीबा या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, मुझे एक बात आप लोग सजेस्ट करो सभी बच्चे, और उसका जवाब मुझे ज़रूर देना, चाहे मुझे अलग से आप मैसेज करके जवाब दें, और ये बहुत ज़रूरी है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं एक सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ, सोचा है अभी मैंने इसके बारे में, जनरल साइंस की। ठीक है, MCQ सीरीज़, मतलब जिसमें आप ये समझ लो कि ये सिर्फ आपके क्लास से रिलेटेड नहीं होगा, आपकी जो पीछे की क्लासेस है उनसे रिलेटेड भी होगा, और जो आगे की क्लासेस हैं वो भी। मतलब एक तरह समझ लो आपकी साइंस से रिलेटेड जो जीके है इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैं इसमें डेली की 20 से 30 क्वेश्चंस की एक वीडियो डाला करूँगा, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कुछ आपको पता होंगे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह की वीडियोज़ डालूं या नहीं डालूं, बनाऊं या ना बनाऊं, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे इसके ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक, मैंने सोचा है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे अब आपके जैसे वो आ रहा है, MCQs आते हैं ना, बोर्ड के पेपर में भी MCQs आएंगे, कई सारे MCQs एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कई सारे आपके कोर्स से रिलेटेड डालूंगा उसमें, और कई सारे ऐसा भी होंगे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, जैसे 2-4 क्वेश्चन मैं अभी पूछ लेता हूँ ना, फिर ऐसी क्या बात है। नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सब जानते होंगे ये तो। हाँ, चलो, नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी शायद सभी जानते होंगे। अगला बता दो मेरे को कि नेम द मेटल विच कैन बी कट विद ए नाइफ। ऐसी मेटल बताओ जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। एक ऐसी मेटल बताओ जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, या ये समझ लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि हमारी बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है। आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो बॉडी में RBCs होती हैं उनकी लाइफ कितनी होती है। RBCs बनती कहाँ है हमारी बॉडी में,
और आरबीसीज की ग्रेवयार्ड कौन सी होते हैं, मतलब आरबीसीज मरती कहाँ पर है, खत्म कहाँ पर होती हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इस तरह की एक मैं एमसीक्यू की सीरीज मैं शुरू करना चाहता हूँ, और ये इसमें बहुत फास्ट क्वेश्चंस होंगे, एक तरह से समझ लो आप रैपिड फायर हमारा राउंड होगा ये, ठीक है। तो आप, और अभी जो मैंने क्वेश्चंस अभी बोले हैं ना, 5-6 क्वेश्चन देखो मैंने 10-15 सेकंड में बोल दिए हैं, फटाफट से इनके जवाब मुझे बताएं अगर आपको पता है तो, ठीक। चलो, अब ये हो गया हमारा अमीबा भी हो गया हमारा। अमीबा में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। कॉकरोच हो गया, अर्थवर्म हो गया, फिश हो गया, ह्यूमंस हो गए, बस ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी होंगे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप अभी मेन जो है इन्हीं के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब बाकी का जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कौन सा, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं बस, थैंक यू।